बुंदेले हर बोलो के मुंह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। सुभद्रा कुमारी चौहान जी ने जब ये पंक्तियां रानी लक्ष्मीबाई के बारे में लिखी होंगी तो उन्होंने ह्यूरोज का ये कथन जरूर पढ़ा या सुना होगा, जब ह्यूरोज ने रानी लक्ष्मीबाई के शहीद होने के बाद ये कहा था कि भारतीय विद्रोहियों में यदि कोई एकमात्र मर्द है तो यही सोई हुई औरत है। जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं 1857 के महान क्रांति की, भारत के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम की। आज हम 1857 की क्रांति के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। यह 2 वीडियो का सीरीज होगा। पहले वीडियो में मैंने पीटी पर ज़्यादा फोकस किया है, मेंस पर बहुत कम ध्यान दिया है। कुछ कथन मिलेंगे आपको 1857 की क्रांति से जुड़े हुए, क्योंकि बहुत सारे लोग इसको भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम बताते हैं, कुछ लोग राष्ट्रीय विद्रोह बताते हैं, तो बहुत सारे अंग्रेज और कुछ उनके पिट्ठू इस संग्राम को केवल एक सैनिक विद्रोह, धार्मिक विद्रोह बताते हैं, या फिर कुछ सीमित किसान नेताओं का विद्रोह बताते हैं। तो इसके बारे में बहुत सारे विद्वानों में मतभेद है, जिसके बारे में हम लोग जानेंगे। और यहाँ से कथनों से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कुछ किताबों के बारे में देखेंगे जो 1857 पर लिखी गई हैं अंग्रेज राइटर्स के द्वारा और भारतीय लेखकों के द्वारा भी, भारतीय इतिहासकारों के द्वारा भी। और हम देखेंगे विद्रोह के प्रमुख स्थल, वहां के नेतृत्वकर्ता, कब विद्रोह शुरू हुआ, किसके साथ लड़ाई हुई और कब विद्रोह को किस प्रकार से दबा दिया गया। यह सब हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। और साथ में अंत में मैं आपको कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न बताऊंगा जो कि या तो पूछे जा चुके हैं, आपके सारे पीसीएस में पूछे जा चुके हैं, विभिन्न अन्य परीक्षाओं में, एसएससी में, बिहार एसएससी में, आपका जो रेलवे का एग्जाम होता है, विभिन्न जो छोटे मोटे एग्जाम्स होते हैं उनमें भी बहुत सारे क्वेश्चन जो पूछे जा चुके हैं वो बताऊंगा। और साथ में कुछ ऐसे भी महत्वपूर्ण तथ्य बताऊंगा जो आपको कहीं नहीं देखने को मिलेंगे, एक साथ तो बिल्कुल नहीं मिलेंगे पूरे इंटरनेट पर, किसी एक मंच पर वो सारे तथ्य ढूंढ लेना आपके लिए असंभव है, क्योंकि मुझे भी नहीं मिले। और ये केवल और केवल हमारे मंच पर हो सकता है, क्योंकि 4-4 किताबों से मैंने ये नोट्स तैयार किए हैं। तो आइए चलते हैं, अब देखते हैं मेरा नोट्स और आपको मैं एक एक पॉइंट डिटेल में समझाता हूं। तो आइए एक बार फिर मैं चंद्रवर्धन आपका स्वागत करता हूं पीसीएस एडुकेयर में। जय हिंद, वंदे मातरम। वीडियो शुरू करने से पहले एक बात मैं बता दूं कि यदि चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और बेल आइकॉन दबा दीजिएगा। साथ ही यदि चैनल पर पहले से सदस्य हैं तो लाइक जरूर कीजिएगा, कमेंट जरूर कीजिएगा और शेयर करना तो बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि अच्छा कंटेंट आप देखने जा रहे हैं तो अपने दोस्तों से भी शेयर कीजिए ताकि वो भी अच्छे से पढ़ाई करके और अपने लक्ष्य में सफल हो सकें। तो आइए चलते हैं, देखते हैं अपना वीडियो, ज़्यादा लंबा नहीं करते हैं। आइए देखते हैं 1857 के विद्रोह के बारे में। तो सबसे पहले इसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखेंगे इस विद्रोह के संबंध में, जो कि पहले पूछे भी जा चुके हैं। तो इंग्लैंड के प्रधानमंत्री कौन थे, ऐसा पूछा जाता है कि विद्रोह के समय में इंग्लैंड के प्रधानमंत्री जो थे वो कौन थे। तो ये थे लॉर्ड पार्मस्टन। ठीक है, लॉर्ड पार्मस्टन, ये पूछा जा चुका है। विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था, तो लॉर्ड कैनिंग था। कंपनी का मुख्य सेनापति कौन था, जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी थी उसका मुख्य सेनापति कौन था, तो जॉर्ज एनिसन था। भारत में मुगल सम्राट कौन था, क्योंकि उस समय मुगलों का शासन था, तो भारत में जो मुगल सम्राट था वो कौन था, तो बहादुर शाह जफर। ठीक है, बहादुर शाह जफर। नेक्स्ट, विद्रोह के प्रारंभ के बाद नियुक्त सेनापति कौन था। विद्रोह के प्रारंभ के बाद नियुक्त सेनापति जो थे वो कॉलिन कैंपबेल थे। ठीक है, मतलब विद्रोह जब शुरू हो गया उसके बाद जो है कंपनी ने अपना सेनापति नियुक्त किया, दूसरे को ये जॉर्ज एनिसन को हटा दिया गया यहां से और कॉलिन कैंपबेल को चुना गया था। ठीक है, याद रखिएगा, दोनों में कंफ्यूज नहीं होना है। नेक्स्ट, विद्रोह से पूर्व, विद्रोह से पहले यदि देखें तो लंदन गए थे कौन कौन, आपके अजीमुल्लाह जी और रंगो बापू, ये दोनों लंदन गए थे। अजीमुल्लाह जो थे वो लंदन में नाना साहब का पक्ष रखने गए थे और सतारा का पक्ष रखने रंगो बापू गए थे। याद रखिएगा कि विद्रोह से पूर्व लंदन में नाना साहब जो गए थे, नाना साहब का पक्ष रखने के लिए अजीमुल्लाह जी गए थे और सतारा राज्य का पक्ष रखने के लिए रंगो बापू गए थे। ठीक है, नेक्स्ट है, अंग्रेजों के विरुद्ध जिहाद का नारा किसने दिया था, तो अहमदुल्ला ने दिया था। ठीक है, और महक परी किसे कहा जाता है, तो जीनत महल को कहा जाता है। ठीक है, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, इसमें से बहुत सारे पॉइंट्स जो हैं वो पहले पूछे भी जा चुके हैं, क्योंकि चैप्टर की शुरुआत करनी थी इसलिए मैंने ऐसा किया। नेक्स्ट, अब हम देखेंगे कि विद्रोह का स्वरूप कैसा था। सबसे पहले हम देखेंगे विद्रोह का स्वरूप कैसा था, उसके बाद हम लोग देखेंगे कुछ पुस्तकें जो कि 1857 के ऊपर लिखी गई हैं, और फिर जो है हम देखेंगे कि किस किस क्षेत्र में किस किस ने क्रांति का
नेतृत्व किया था और किसने उसका दमन किया था। ठीक है, तो इतना चीज आज हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। दूसरा सीरीज भी आएगा जो कि आपका जल्दी ही आएगा और उसमें हम लोग बाकी की चीजें देखेंगे। विद्रोह का कारण क्या था, विद्रोह किस प्रकार से फैला, जो घटनाएं हुई प्रमुख, और उसके बाद देखेंगे विद्रोह की असफलता का कारण। तो सबसे पहले चलते हैं विद्रोह का स्वरूप देख लेते हैं। ठीक है, इसको राष्ट्रीय विद्रोह कहा था अशोक मेहता जी ने। अशोक मेहता जो कि एक इतिहासकार है, उन्होंने इसको राष्ट्रीय विद्रोह की संज्ञा दी है। ठीक है, अब सैनिक विद्रोह किसने किसने कहा, अधिकतर जो आपके अंग्रेज थे उन्होंने इसको सैन्य विद्रोह माना, जिसमें लॉरेंस है, सीले है, फिर आपके ट्रेवेलियन है, माल्सन है, टी.आर. होम्स है, ये सब इसे सैनिक विद्रोह मानते हैं। और इन्हीं के पिट्ठू कुछ भारतीय भी हैं जो कि मानते हैं इनको। तो ये है दुर्गादास और सर सैयद अहमद खां। और सर सैयद अहमद खां के बारे में बता दूं कि इन्होंने किताब लिखी थी जिसमें इन्होंने विद्रोह के कारण बताए थे। ठीक है, तो सबसे पहले लेखक थे, सबसे पहले भारतीय लेखक थे जिन्होंने विद्रोह के कारणों पर किताब लिखी थी, सर सैयद अहमद खां। यह इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखिएगा, पूछा भी जा चुका है। ठीक है, आगे देख लेते हैं। इसको प्रथम स्वतंत्रता संग्राम किसने कहा था, तो बी.डी. सावरकर जैसे देशभक्त ने कहा था। बी.डी. सावरकर विनायक दामोदर सावरकर इनका पूरा नाम हुआ। ठीक है, और इन्होंने कहा था कि 1857 की क्रांति जो थी वह प्रथम स्वतंत्रता संग्राम थी जो कि सुनियोजित भी थी। ठीक है, तो सुनियोजित शब्द का भी यूज इन्होंने किया था बी.डी. सावरकर जी ने। ठीक है, इन्होंने एक किताब लिखी थी जिसके बारे में मैं आगे बताऊंगा किताबों वाली लिस्ट में। आगे देखते हैं धर्मांधों का ईसाइयों के विरुद्ध युद्ध। किसने ऐसा कहा था कि 1857 की क्रांति धर्मांधों के विरुद्ध ईसाइयों के विरुद्ध धर्मांधों का युद्ध था। ठीक है, तो यह जो है L.E.R. रीज का बयान था। ठीक है, या फिर कथन था। तो यह याद रखिएगा, यह पूछा भी जा चुका है। यह भी पूछा जा चुका है बर्बरता एवं सभ्यता के बीच युद्ध था, यह किसने कहा था, तो टी.आर. होम्स ने कहा था। ठीक है, ऐसा भी हो सकता है क्वेश्चन में एक तरफ जो है कथन दे दे, दूसरी तरफ विद्वानों का नाम दे दे और बोले कि किसका कथन क्या है। तो इसलिए बहुत ध्यान से ये सब पढ़िएगा। ठीक है, पीटी में अक्सर पूछा जाता है, पीसीएस में, और बाकी जो छोटे मोटे एग्जाम होंगे आपके रेलवे के होंगे, एसएससी के होंगे और बाकी टीईटी वगैरह के जो होंगे, बिहार पुलिस वगैरह के, उसमें मिलान वाला क्वेश्चन इस तरह का नहीं होगा, लेकिन डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ सकता है। ठीक है, तो वो लोग भी ध्यान दें। हिंदू मुस्लिम षड्यंत्र का परिणाम था, यह किसने कहा था, तो सर जेम्स आउट्रम एवं डब्ल्यू टेलर, ये दोनों जो अंग्रेज थे, इन्होंने कहा था कि 1857 की क्रांति जो है वो हिंदू मुस्लिम षड्यंत्र का परिणाम था। उसके बाद देखते हैं किसने कहा था कि यह न तो प्रथम न राष्ट्रीय और न ही राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम था। यह जो है आरसी मजूमदार जी ने कहा था। ठीक है, अपनी आरसी मजूमदार भारत के बहुत बड़े इतिहासकार हैं और उनको जो है नियुक्त किया गया था, मतलब उनको बोला गया था उस समय की भारतीय सरकार के द्वारा 1957 के आसपास, जब 100 साल पूरा होने वाला था, उस समय कुछ इतिहासकार नियुक्त किए जाने थे जो कि 1857 की क्रांति पर इतिहास लिख सके, और उसमें आरसी मजूमदार को भी न्योता दिया गया था, लेकिन इन्होंने इस पर लिखने से इनकार कर दिया था। हालांकि उन्होंने बाद में अपनी एक पुस्तक लिखी जिसका नाम मैं आगे बताऊंगा, उसी में उन्होंने कहा था, उनका निष्कर्ष था कि न तो यह प्रथम स्वतंत्रता संग्राम था, न ही राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम था। ठीक है, और न इसका स्वरूप जो था वो राष्ट्रीय था। ठीक है, आगे देख लेते हैं। राष्ट्रीय स्वतंत्रता के लिए सुनियोजित संग्राम, यह कहा है अशोक मेहता जी ने। अशोक मेहता जी ने कहा है कि 1857 की क्रांति जो थी वह राष्ट्रीय स्वतंत्रता के लिए सुनियोजित संग्राम था। नेक्स्ट आपका देखते हैं राष्ट्रीय विद्रोह न कि सिपाही विद्रोह। तो राष्ट्रीय विद्रोह इसको माना है, सिपाही विद्रोह नहीं माना है। किसने? बेंजामिन डिज़रायली। बेंजामिन डिज़रायली जो थे वो बहुत ही प्रसिद्ध थे, ब्रिटिश नेता थे। ठीक है, और उन्होंने ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स में, चूंकि ब्रिटेन की सरकार ने जो है इसको सिपाही विद्रोह मतलब कि सिपाही म्यूटिनी जो है डिक्लेयर कर दिया था। ठीक है, अपने संसद में, लेकिन वहां पर हाउस ऑफ कॉमन्स में खड़े होकर के बेंजामिन डिज़रायली ऐसे नेता थे जिन्होंने कहा था कि नहीं, मैं यह बात नहीं मानता, 1857 की क्रांति जो थी वह राष्ट्रीय विद्रोह थी, सिपाही विद्रोह नहीं थी, ऐसा उन्होंने खुल करके कहा था। तो यह बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक है, राष्ट्रीय संग्राम नहीं अपितु सैनिक विद्रोह भी नहीं, मतलब
एसएन सेन जी ने कहा है, एसएन सेन जी ने कहा कि यह जो है राष्ट्रीय संग्राम तो नहीं था क्योंकि इसका स्वरूप राष्ट्रीय नहीं था, लेकिन इसे सैनिक विद्रोह कहना भी सही नहीं होगा, सैनिक विद्रोह की संज्ञा भी इसे नहीं देनी चाहिए। आगे देख लेते हैं, एक विद्वान थे शशि भूषण चौधरी जी। शशि भूषण चौधरी जी जो थे, उन्होंने कहा है कि सैनिक एवं असैनिक विद्रोहों का यह सम्मिश्रण था। ठीक है, तो ये सब कथन याद रखना इसलिए भी जरूरी है कि यदि आपसे 1857 की क्रांति के संबंध में मेंस में कोई क्वेश्चन पूछता है तो वहां पर भी आप इन कथनों का जिक्र करेंगे तो आपका नंबर बढ़ जाएगा। ठीक है, और बिहार हो या यूपी हो या एमपी हो, उत्तर भारत का कोई भी राज्य ऐसा नहीं जिसमें 1857 से मेंस का क्वेश्चन न बनता हो। खास करके बिहार और यूपी में तो निश्चित तौर पर बनता है, क्योंकि विद्रोह का जो क्षेत्र था वो यूपी में सबसे ज्यादा था और उसके बाद बिहार वगैरह में था, बिहार में था, एमपी में था। चलिए, तो ये सारे कथन जो है वो याद रखना जरूरी है, और इतना दावे के साथ कहता हूं कि इतने सारे कथन आपको एक किताब में एक जगह या फिर एक वेबसाइट पर या फिर एक चैनल पर कहीं नहीं मिलेगा मेरे अलावा, क्योंकि सब अलग अलग स्रोतों से तैयार ही नहीं करते, कोई मेहनत नहीं करना चाहता। मैं करता हूं और भी लोग बहुत मेहनत करते हैं, मैं ऐसा नहीं कहता, लेकिन इतने सारे स्रोतों से लोग तैयार नहीं करते हैं जैसा मैंने अनुभव किया है। जितना चैनल मैंने देखा है उस पर मुझे उसके हिसाब से मैं बता सकता हूं। आगे देख लेते हैं 1857 की विद्रोह पर प्रमुख पुस्तकों के बारे में। 1857 मतलब 1857, यह बुक का ही नाम है 1857, और यह जो है एसएन सेन की किताब है। ठीक है, एसएन सेन की किताब है, और इन्हीं को सरकार की तरफ से इतिहासकार नियुक्त किया गया था 1857 पर पुस्तक लिखने के लिए, और इनकी ये जो पुस्तक है 1857 या 1957 में प्रकाशित हुई थी। ठीक है, याद रखना जरूरी है, इसके बारे में मैंने नीचे भी लिख दिया है। एन एस्से ऑन द कॉज ऑफ द इंडियन रिवोल्ट, यह 1860 में प्रकाशित हुई थी, और यह सर सैयद अहमद खां की पुस्तक है। ठीक है, सर सैयद अहमद खां की पुस्तक है, जिन्होंने माना था कि यह जो है सैनिक विद्रोह है, राष्ट्रीय विद्रोह नहीं है। ठीक है, अंग्रेजों के मतलब दबाव में कह सकते हैं, या फिर अंग्रेजों ने जो बोला वही इन्होंने भी दोहराया था। ठीक है, और इसके बाद आते हैं, देख लेते हैं, नेक्स्ट है द ग्रेट रिबेलियन। द ग्रेट रिबेलियन नामक पुस्तक किसने लिखी थी वो देख लेते हैं। तो ये लिखा था अशोक मेहता ने। ठीक है, और उन्होंने इसको राष्ट्रीय विद्रोह इसी में कहा था। आगे देख लेते हैं द इंडियन वार ऑन इंडिपेंडेंस, यह जो है आपका बीडी सावरकर जी की किताब है। ठीक है, विनायक दामोदर सावरकर जी सबसे ज्यादा समय तक काला पानी की सजा बिताने वाले प्रसिद्ध क्रांतिकारी जो थे वो वीडी सावरकर ही थे। पता नहीं कांग्रेस क्यों नहीं मानती है। द सिपाही म्यूटिनी एंड द रिबेलियन ऑफ 1857, यह जो है आरसी मजुमदार की पुस्तक है, और एक और पुस्तक इन्होंने लिखा था, ठीक है, किसी अन्य प्रकाशन के लिए या संस्था के लिए, जिसका नाम था ब्रिटिश पैरामाउंटसी एंड इंडियन रेनेसेंस। रेनेसेंस का मतलब होता है पुनर्जागरण। ठीक है, तो ब्रिटिश पैरामाउंटसी एंड इंडियन रेनेसेंस, यह भी जो है आरसी मजुमदार की पुस्तक है। ठीक है, और 1957 में इनकी ये पुस्तक प्रकाशित हुई थी, आपका द सिपाही म्यूटिनी एंड द रिबेलियन ऑफ 1857। ठीक है, आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट जो बुक है हमारा वो है सिविल रिबेलियन इन द इंडियन म्यूटनीज, सिविल रिबेलियन इन द इंडियन म्यूटनीज, और एक और किताब है इनका थ्योरीज ऑफ द इंडियन म्यूटनी। यह दोनों किताबें जो हैं वो लिखी है शशि भूषण चौधरी जी ने। ठीक है, शशि भूषण चौधरी जी की ये दोनों किताबें हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं रिबेलियन 1857 अ सिंपोजियम, यह जो है पूरन चंद्र जोशी जी की किताब है, 1957 में प्रकाशित हुई थी, और ये जो थे मार्क्सवादी नेता थे। ठीक है, मतलब इनकी जो सोच थी वो मार्क्सवादी थी। तो इतिहास का 3 धारा पाया जाता है, ये सब मैं बता चुका हूं इतिहास के इंट्रोडक्शन में कि 3 धारा पाया जाता है, उसमें एक मार्क्सवादी धारा भी है, तो उसके लेखक थे ये पूरन चंद्र जोशी जी। आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट है पीजांट्स एंड द राज, पीजांट्स एंड द राज, राज का स्पेलिंग हो सकता है कि गलत हो, बुक ओरिजिनल मैंने नहीं देखी। पीजांट्स एंड द राज, यह जो है एरिक स्टोक्स की किताब है। ठीक है, एरिक स्टोक्स की पुस्तक है। नेक्स्ट है रिसेंट राइटिंग्स ऑन द रिवोल्ट ऑफ 1857, और यह जो है के सेन गुप्ता की किताब है। ठीक है, और जैसा मैंने ऊपर बताया कि सरकारी इतिहासकार जो थे वो एसएन सेन थे। 1857 की क्रांति पर इनको लिखने के लिए बोला गया था, और इनकी किताब का भी नाम 1857 था, और 1957 में मतलब 100 साल के बाद इनकी पुस्तक प्रकाशित हुई थी, विद्रोह के 100 साल के बाद। अब देख लेते हैं प्रमुख कथन। ऊपर जो हम लोग देखा था वो भिन्न भिन्न विद्वानों का मत था। अब 1857 की क्रांति के बारे में
में कुछ लोगों ने बहुत महत्वपूर्ण कथन बोले थे, जिसमें कुछ अंग्रेज भी हैं, कुछ भारतीय भी हैं। अपनी पुस्तकों में कुछ लोगों ने कथन लिखा है, तो उनके बारे में हम लोग जानते हैं, जिनसे बराबर क्वेश्चन पूछा जाता है। तो पहला है, वर्ष 57 का विद्रोह सिपाही विद्रोह मात्र था। यह जेड रॉबर्ट्स का कहना है। ठीक है, 1857 की घटना सिर्फ गाय की चर्बी से उत्पन्न सैनिक उत्पाद था, यह कहना है जॉन लॉरेंस का। स्वतंत्रता यह 1857 की क्रांति स्वतंत्रता संघर्ष नहीं अपितु धार्मिक युद्ध था, यह कहना है विलियम हॉवर्ड रसेल का। ठीक है, नेक्स्ट है, राष्ट्रीयता की भावना का अभाव था इसमें और सैनिक विद्रोह से बढ़कर कुछ नहीं था, यह जो है आपका आरसी मजूमदार जी का कहना है, जो कि मेरे हिसाब से तो उचित नहीं है, अब भगवान जाने इन्होंने ऐसा क्यों लिखा है। नेक्स्ट आगे देख लेते हैं, सिपाही विद्रोह या अनधिकृत राजाओं तथा जमींदारों का अनियोजित प्रयत्न या सीमित किसान युद्ध, यह ऐसा किसने कहा था? तो एडवर्ड टॉमसन और जीटी गैरेट ने कहा था कि 1857 की क्रांति जो थी, 1857 की जो घटना थी, वह सिपाही विद्रोह या अनधिकृत राजाओं तथा जमींदारों का अनियोजित प्रयत्न था या फिर सीमित किसान युद्ध था। एडवर्ड टॉमसन और जीटी गैरेट ने ऐसा कहा था। नेक्स्ट देख लेते हैं, जवाहरलाल नेहरू जी ने क्या कहा है, कांग्रेस के सबसे बड़े नेता आज तक के। तो उन्होंने क्या कहा, सबसे बड़े नेता मतलब कहने का मतलब आजादी के बाद, ठीक है, आजादी से पहले नहीं। आगे देख लेते हैं, इन्होंने कहा कि यह सिपाही विद्रोह नहीं था अपितु स्वतंत्रता प्राप्ति के निमित्त मतलब उद्देश्य से भारतीय जनता का संगठित संग्राम था। ठीक है, तो इन्होंने ऐसा कहा था और मेरे हिसाब से कांग्रेस भी यही मानती होगी, क्योंकि जवाहरलाल नेहरू जी ने कहा था। नेक्स्ट देख लेते हैं, विदेशी शासन से राष्ट्र को मुक्त कराने का देशभक्तिपूर्ण प्रयास था। यह बिपिन चंद्रा जी का कहना है कि 1857 की क्रांति विदेशी शासन से राष्ट्र को मुक्त कराने का देशभक्तिपूर्ण प्रयास था। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं, सचेत संयोग से उपजा राष्ट्रीय विद्रोह, ऐसा कहना था बेंजामिन डिज़रायली जी का। ठीक है, तो ये सब कुछ प्रमुख कथन है जिसका इस्तेमाल आप मेंस में कर सकते हैं और पीटी में डायरेक्ट क्वेश्चन इससे पूछा गया है, पहले भी और आगे भी पूछा जा सकता है, इसलिए एक एक कथन पर गौर से करिएगा और ध्यान से सुनिएगा, इसीलिए मैंने 2-2, 3-3 बार दोहराया भी है हर कथन को। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज जिससे सबसे ज्यादा सवाल पूछे जाते हैं वो यही है कि 1857 की क्रांति के प्रमुख केंद्र कौन कौन थे। तो इसके तहत हम लोग जानेंगे, सबसे पहला जो हमारा कॉलम होगा वो होगा स्थलों का, प्रमुख स्थल जो थे उनके बारे में हम लोग जानेंगे। उसके बाद उन स्थलों पर विद्रोही नेता कौन थे वो जानेंगे, फिर विद्रोह की तिथि क्या थी, शुरुआत की तिथि, उसके बाद ब्रिटिश अधिकारी कौन थे जिनसे नेतृत्वकर्ताओं का विरोध हुआ था या फिर लड़ाई हुई थी, और उसके बाद विद्रोह दबने की तिथि जो थी, विद्रोह को किस तिथि को दबा दिया गया था वो जानेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले आते हैं दिल्ली में। ठीक है, दिल्ली में किसका नेतृत्व था? तो बहादुर शाह जफर जो कि आपका मुगल शासक था, और उसके बाद उसका एक सेनापति था बख्त खां। ये दोनों जो है दिल्ली में नेतृत्व कर रहे थे। 11 से 12 मई 1857 ईस्वी को यहाँ पर शुरुआत हुई थी, जब जो मंगल पांडे के नेतृत्व में सिपाहियों ने वहां पर विद्रोह कर दिया था मेरठ में 10 मई को, और उसके बाद 10 मई 1857 को विद्रोह के शुरू होने के बाद 11 और 12 मई को वो लोग दिल्ली पहुंचे थे, और एक सर्वमान्य नेता चुनना था जो कि मतलब पूरे देश भर का चेहरा बन सके, विद्रोह का चेहरा बन सके, तो उसके लिए बहादुर शाह जफर को नियुक्त सब लोगों ने मिलकर किया था। ठीक है, तो इसमें जो है आपका लड़ाई हुई निकलसन से तथा हडसन से, जिसमें निकलसन जो है वो पहले मारा गया, और निकलसन जब मारा गया उसके बाद जो है हडसन से लड़ाई हुई, युद्ध हुआ, और 21 सितंबर 1857 को दिल्ली में विद्रोह को दबा दिया गया था। ठीक है, आगे देख लेते हैं हम लोग लखनऊ, बहुत इंपॉर्टेंट है और बराबर इससे क्वेश्चन पूछा जाता है। लखनऊ या फिर अवध के नाम से भी पूछ दिया जाता है। तो लखनऊ या फिर अवध में किसने नेतृत्व किया था? तो बेगम हजरत महल ने, बेगम हजरत महल ने। इनका एक अल्पवयस्क पुत्र था जो कि 18 साल का भी नहीं हुआ था, उसका नाम था बिजरिस कादिर। बिजरिस कादिर को अपना जो है राज्य का सम्राट नियुक्त किया इन्होंने, और उसके बाद खुद जो है नेतृत्व संभालने लगी विद्रोह का। ठीक है, 4 जून 1857 को यहाँ से विद्रोह शुरू हुआ था, और इनकी जो लड़ाई हुई थी वह आपका कैंपबेल से हुई थी और हेनरी लॉरेंस से हुई थी। ठीक है, जिसमें हेनरी लॉरेंस जो था वह मारा गया था। ठीक है, आगे देख लेते हैं, मार्च 1858 ईस्वी में यहाँ पर विद्रोह कुचल दिया गया था लखनऊ में। ठीक है, नेक्स्ट है कानपुर। कानपुर में नेतृत्व किसका था? नाना साहेब और तात्या टोपे जी का था।
नाना साहेब और तात्या टोपे, जिन्हें आत्मारंग पांडुरंग भी कहा जाता है, आत्माराम पांडुरंग जिनका ओरिजिनल नाम था, ठीक है। तो 5 जून 1857 को यहाँ पर विद्रोह शुरू हुआ था और कैंपबेल ने इसे दबा दिया था। अगला है झांसी। झांसी को कौन नहीं जानता, रानी लक्ष्मीबाई को कौन नहीं जानता। कौन ऐसी महिला या लड़की होगी जिनकी हीरो रानी लक्ष्मीबाई नहीं रही होगी। खूब लड़ी मर्दानी, वो तो झांसी वाली रानी थी। ऐसी नारी जिनके बारे में अंग्रेज ने भी कहा था कि अगर भारतीय सेना में कोई अगर मर्द है तो यही औरत है जो कि सोई हुई है, ठीक है। इसके बारे में भी हम लोग देखेंगे आगे। तो रानी लक्ष्मीबाई का नेतृत्व था यहाँ से, और साथ में तात्या टोपे का नेतृत्व ग्वालियर से था, ठीक है। 4 जून 1857 ईस्वी को यहाँ पर युद्ध शुरू हुआ था, और युद्ध जो है अंतिम युद्ध इनका हुआ था रानी लक्ष्मीबाई का ह्यूरोज के साथ। 3 अप्रैल 1858 ईस्वी को यहाँ पर विद्रोह को दबा दिया गया था। और युद्ध हुआ क्यों था झांसी में, तो व्यपगत के सिद्धांत यानी कि डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स के तहत वहाँ का राजा जो था झांसी को जो है मिला लिया गया था ब्रिटिश हुकूमत में, ठीक है, कंपनी राज में मिला लिया गया था, इसलिए विद्रोह हुआ था। आगे देख लेते हैं जगदीशपुर बिहार से बीपीएससी होने वाला है, बीपीएससी मेंस भी होने वाला है, पीटी भी होने वाला है। तो ये जो है बहुत इंपॉर्टेंट है जगदीशपुर बिहार, और इसके बारे में स्पेशल वीडियो मैंने वीर कुंवर सिंह के बारे में बिहार स्पेशल में जब आधुनिक भारतीय इतिहास पढ़ा रहा था तब मैंने बताया है, वो वीडियो आप लोग जाकर के देख सकते हैं। तो जगदीशपुर बिहार से किनका नेतृत्व था, पहले तो वीर कुंवर सिंह जी का नेतृत्व था। 80 साल के थे, लेकिन इनमें युवाओं से भी बढ़कर जोश था। और वीर कुंवर सिंह जब शहीद हो गए, नहीं रहे, वीर गति को प्राप्त हुए, उसके बाद अमर सिंह का नेतृत्व यहां से मिला था। अगस्त 1857 में यहां पर जो है विद्रोह शुरू हो गया था। जगदीशपुर के जमींदार थे वीर कुंवर सिंह जी, और इनका जो लड़ाई हुआ था वह विलियम टेलर से हुआ था और विंसेंट आयर से हुआ था, ठीक है। दिसंबर 1858 में यहां पर विद्रोह को दबा दिया गया था, ठीक है। आगे देख लेते हैं इलाहाबाद, या फिर इसका मतलब पुराना भी नाम और वर्तमान नाम भी यह है प्रयागराज। तो इलाहाबाद जो था वहां पर लियाकत अली का नेतृत्व था, और जून 1857 ईस्वी में वहां पर विद्रोह शुरू हुआ था, और कर्नल नील ने विद्रोह को दबाया था कब, 1858 में। फैजाबाद का देख लेते हैं। तो यहाँ से मौलवी अहमदुल्ला जो थे वो यहाँ से नेतृत्व कर रहे थे, और जून 1857 ईस्वी में यहाँ पर नेतृत्व मतलब विद्रोह शुरू हुआ, और कैंपबेल ने इसको खत्म कर दिया मई 1858 में। तो यहाँ पर देख सकते हैं आप लोग, हिंदू एवं मुसलमान दोनों ने एक होकर के लड़ाई लड़ी थी। अगर कोई कहता है कि मतलब मुस्लिमों का कोई योगदान नहीं है भारतीय आजादी में, तो वो गलत कहता है, ठीक है। यदि कोई भी राजनीतिक परिदृश्य से कहता है या फिर किसी भी दूसरी सोच से कहता है तो बहुत गलत बात है। यह जो थी, कौन कहता है कि भारत एक नहीं था, केवल कुछ गद्दारों के कारण ना, और उन गद्दारों में हिंदू भी थे, मुसलमान भी थे। केवल मुस्लिमों को गद्दार जो लोग कहते हैं वो बेवकूफ हैं या फिर इतिहास नहीं जानते। और मेरा यही कहना है कि दोनों ने मिल करके लड़ा था, और अब भी सब मिल करके ही रहेंगे, तभी देश आगे बढ़ सकता है। आगे देख लेते हैं, कुछ गद्दारों के कारण किसी धर्म या फिर किसी जाति को दोषी नहीं ठहराया जा सकता, यही मेरी सोच है। आगे देखते हैं बरेली से नेतृत्व था खान बहादुर खान का नेतृत्व था, और जून 1857 में यहाँ पर विद्रोह शुरू हुआ था बरेली में, और कैंपबेल ने इसे समाप्त करवा दिया था कब, मई 1858 में यहाँ पर विद्रोह को कुचल दिया गया था। नेक्स्ट फतेहपुर देख लेते हैं। फतेहपुर में अजीमुल्ला जी का आपका नेतृत्व था। 1857 में यहाँ पर युद्ध शुरू हुआ था, डेट एग्जैक्ट नहीं पता है। जनरल रेनर्ड से इनका युद्ध हुआ था, और 1858 में यह समाप्त हो गया था, लगभग 1 साल चला था, ठीक है। विद्रोह के अन्य प्रमुख केंद्र भी थे, ठीक है, और उनके नेतृत्वकर्ता के बारे में हम लोग केवल जानेंगे, इनके बारे में कुछ विशेष डिटेल मिलता नहीं है। वैसे भी इतना सारा डिटेल तो मैंने एक ही किताब से नहीं जुटाया है, बहुत सारी किताबों से जुटाया है मिला जुला करके। वैसे कुछ जो है इसमें से दिया हुआ है आपका स्पेक्ट्रम में, और कुछ जो है एस के पांडे में दिया हुआ है, तो दोनों को मिला करके मैंने ये लिस्ट जुटाया है, ठीक है। और बाकी किताबों में तो आपको मिलेगा भी नहीं, लूसेंट में। तो देख लेते हैं, पहला है गोरखपुर से गजाधर सिंह का नेतृत्व था। यह सब जो भी यूपी का है, जिस स्टेट का आपका ये सब स्थान है, उस जगह के लोग जो हैं अपने पीसीएस के लिए इसको याद रखें, जरूर पूछा सकता है। तो गोरखपुर में गजाधर सिंह जी का नेतृत्व था। फर्रुखाबाद में नवाब तफज्जल हुसैन जी का नेतृत्व था। सुल्तानपुर में शहीद हसन जी का नेतृत्व था। इसके अलावा संभलपुर
आपका संबलपुर, जिसको जैतपुर भी कहा जाता है, वहां पर सुरेंद्र साई का नेतृत्व था। हरियाणा में देखें तो राव तुलाराम का नेतृत्व था। और यहां पर देखें असम में, असम से नेतृत्व था कंदर पेशवर सिंह और मनीराम दत्ता जी का, जिनमें मनीराम दत्ता जी के बारे में पूछा जा चुका है, तो याद रखिएगा। उड़ीसा में सुरेंद्र शाही एवं उज्जवल शाही का नेतृत्व था। दोनों भाई थे, पहले सुरेंद्र शाही और उनकी मृत्यु के बाद उज्जवल शाही ने नेतृत्व संभाला था। यहाँ पर भी कंदर पेशवर सिंह जो थे वो असम के राजघराने से संबंधित थे, उनको राजा बना करके और मनीराम दत्ता जी ने लड़ाई लड़ी थी। नेक्स्ट कुल्लू देख लेते हैं। कुल्लू मनाली तक, जहां पर आजकल लोग हनीमून मनाने ही केवल जाते हैं, वहां पर भी 1857 की क्रांति के शोले भड़के थे और वहां पर राजा प्रताप सिंह और वीर सिंह, ये दोनों जो थे, इन्होंने लड़ाई लड़ी थी। ठीक है, 1857 की। नेक्स्ट देख लेते हैं राजस्थान के बारे में। तो राजस्थान में जयदयाल और हरदयाल, ठीक है, राजस्थान के में कोटा जो था वो महत्वपूर्ण क्षेत्र था उसका, आपका क्रांति का, और यहां से जयदयाल और हरदयाल दोनों भाई थे, इन्होंने नेतृत्व संभाला था। नेक्स्ट मथुरा देख लेते हैं। मथुरा वृंदावन कौन नहीं जानता, वहां से देवी सिंह और कदम सिंह का नेतृत्व था मेरठ से। ठीक है, मथुरा से देवी सिंह का नेतृत्व था और मेरठ से जो है, मेरठ या फिर उसके आसपास के जो क्षेत्र थे वहां से कदम सिंह जी का नेतृत्व था। नेक्स्ट मंदसौर, मंदसौर से शहजादा फिरोज शाह का नेतृत्व था। ठीक है, तो यहाँ ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक है, कभी भी आज मैं जो वीडियो बनाता हूँ वो अगले 50 साल के लिए बनाता हूँ कि अगले 50 साल के बाद भी अगर कहीं से भी कोई क्वेश्चन पूछा जाए तो कोई दिक्कत ना हो किसी को। ठीक है, और कभी भी कोई भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। इतने सालों से लोग क्वेश्चन पूछते आ रहे हैं, तो अब क्वेश्चन की संख्या भी घटती जा रही है, तो यही सब क्वेश्चन अब पूछे जाएंगे। तो अब देख लेते हैं कुछ अन्य प्रमुख तथ्य जो पहले पूछे जा चुके हैं या फिर आगे जरूर पूछे जाएंगे। ठीक है, तो दिसंबर 1856 ईस्वी में पुराने लोहे वाली बंदूक ब्राउन बेस को की जगह नए एनफील्ड राइफल का प्रयोग का निर्णय किया गया था, और यही जो था 1857 की क्रांति का प्रमुख कारण भी था। ठीक है, प्रमुख कारण कह सकते हैं या तात्कालिक कारण कह सकते हैं। ठीक है, वैसे कारण बहुत सारे थे जिसके बारे में अगले वीडियो में हम लोग चर्चा करेंगे। नेक्स्ट देख लेते हैं मंगल पांडे 34वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री की 6वीं कंपनी के सैनिक थे और प्रथम विद्रोही सैनिक यही थे। ठीक है, मंगल पांडे उनका नाम था। 29 मार्च को रेजिमेंट को भंग कर दिया गया था। 29 मार्च को, चूंकि आपका 29 मार्च ये 1858 होगा, ये जब रेजिमेंट को भंग कर दिया गया था। कौन सा रेजिमेंट? यही जो 6ठा रेजिमेंट था आपका, 34वीं बटालियन जो थी, उसको भंग कर दिया गया था। और कमांडिंग अधिकारी कौन था जिससे मतलब कि मंगल पांडे का युद्ध हुआ था? तो वो थे हैरसे। हैरसे नाम था, हैरसे। ठीक है, याद रखिएगा, ये तीनों पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, बराबर पूछा जाता है। ठीक है, और पूछा जा चुका भी है। ठीक है, आगे देखते हैं क्रांति की शुरुआत कब हुई थी? तो 10 मई 1857 को क्रांति की शुरुआत हुई थी, जब मेरठ से कैवेलरी रेजिमेंट ने चर्बी युक्त कारतूस को छूने से इनकार कर दिया था। ठीक है, 3री कैवेलरी रेजिमेंट ने। ठीक, याद रखिएगा। आगे देख लेते हैं विद्रोह के दौरान बहादुर शाह ने बख्त खान को साहबे आलम बहादुर का खिताब दिया था। ठीक है, जो कि पख्तून थे, और इन्होंने कंपनी की तरफ से प्रथम अंग्रेज अफगान युद्ध में लड़ाई भी लड़ी थी। तो किसने किसको क्या उपाधि दी, यह सब पूछा जा चुका है, तो याद जरूर रखिएगा। आगे देख लेते हैं बहादुर शाह द्वितीय ने खान बहादुर बरेली को वायसराय के पद पर नियुक्त किया था। तो यह क्वेश्चन पूछा गया है कि किसने खान बहादुर मतलब बहादुर शाह द्वितीय ने किसको वायसराय के पद पर नियुक्त किया था? ठीक है, तो खान बहादुर को, जो जिनका नेतृत्व कहां से था? बरेली से था, जो कि हम लोग ऊपर देख चुके हैं। आगे देख लेते हैं महारानी लक्ष्मीबाई का समाधि स्थल कहाँ है? यह क्वेश्चन पूछा गया है। तो ग्वालियर में था, क्योंकि ग्वालियर में इनकी मृत्यु हुई थी। हालांकि जन्म जो इनका हुआ था वह काशी यानी कि वाराणसी में हुआ था, मोदी जी के संसदीय क्षेत्र में। ठीक है, और मृत्यु कहाँ हुई थी? ग्वालियर में हुई थी, सिंधिया के क्षेत्र में, जिसका खानदान जो था वह अंग्रेजों का पिट्ठू था, गद्दार भी था। आगे हम लोग देखेंगे। अंतिम युद्ध किससे हुआ था? तो अंतिम युद्ध ह्यूरोज से हुआ था। ठीक है, रानी लक्ष्मीबाई जी का, और 17 जून 1858 को इन्हें वीर गति की प्राप्ति हुई थी, शहीद हो गई थी। ठीक है, तो नमन है इनको। आगे 1853 ईस्वी में झांसी का विलय कर लिया गया था। किसके तहत? डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स के तहत। यह मैं पहले भी बता चुका हूं, डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स के तहत, व्यपगत का सिद्धांत इसको कहा जाता है हिंदी में। उसके तहत झांसी का विलय करा लिया गया था, और हीरोज से इनका अंतिम युद्ध हुआ था। और हीरोज ने ही कहा था कि भारतीय विद्रोह में जहां सोई हुई और
औरत ही एकमात्र मर्द है। जब शहीद हो गई थी तो उसके बाद ह्यूरोज ने ऐसा कहा था, अंग्रेज अधिकारी ने। बेगम हजरत महल, जिनका लखनऊ से नेतृत्व था, उन्होंने अपने अल्पवयस्क पुत्र बिजरिस कादिर को नवाब घोषित किया था। यह पूछा भी जा चुका है, पहले भी, आगे भी पूछा जाएगा। विद्रोह में सैनिकों की सर्वाधिक संख्या कहां से थी? तो अवध से थी, यानी कि लखनऊ से थी। कितने सैनिक थे? तो 75,000 सैनिक थे। ठीक है, तो याद रखिएगा, यह जो है आपका पूछा हुआ क्वेश्चन है। ठीक, आगे देख लेते हैं। नाना साहेब, जिनका नेतृत्व कानपुर से था, उनके कमांडर इन चीफ कौन थे? तो कमांडर इन चीफ या फिर सेनापति कह सकते हैं, वो थे तात्या टोपे, जिनको रामचंद्र पांडुरंग भी कहा जाता है। ठीक है, और ये भी क्वेश्चन पूछा हुआ है कि इनके सलाहकार कौन थे नाना साहेब के? तो ये थे अजीमुल्लाह खान। दोनों याद रखना है। ठीक है, दोनों ही पूछा जा चुका है। आगे देख लेते हैं। यह भी पूछा गया है कि नाना कौन से ऐसे विद्रोही नेता थे जिनको उन्हीं के अपने विश्वास पात्र मित्र ने धोखा देकर के पकड़वा दिया था? तो वो थे नाना साहेब। ठीक है, उत्तर नाना साहेब वहां होगा। और नाम क्या था उनके मित्र का? तो नाम था मान सिंह। मान सिंह नामक गद्दार ने उन्हें धोखा दे दिया था और उनको पकड़वा दिया था। उनको पकड़कर शिवपुरी लाया गया था, जहां पर ट्रायल हुआ इनका कोर्ट में, और उसके बाद 18 अप्रैल 1859 को इनको फांसी की सजा दे दी गई थी। ठीक है, आगे देख लेते हैं वीर कुंवर सिंह जी के बारे में। तो इनको बिहार का शेर भी कहा जाता है, क्योंकि 80 साल की उम्र थी इनकी, फिर भी मतलब युवाओं से भी बढ़कर जोश था। और इन्होंने जो अंग्रेजों के छक्के छुड़ाए हैं वो शायद मतलब बहुत कम लोगों ने किया होगा। ठीक है, जगदीशपुर के जमींदार थे ये, और इनका नेतृत्व बिहार से था। बिहार से कह सकते हैं, पटना से कह सकते हैं, जगदीशपुर से कह सकते हैं। यह क्वेश्चन तो हर बार पूछा ही जाता है, एक क्वेश्चन निश्चित तौर पर बीपीएससी में रहता ही है वीर कुंवर सिंह से। ठीक है, और अन्य जो बिहार के एग्जाम्स होते हैं सब में यह होता है। और यह जगदीशपुर स्थित कहाँ है? तो आरा जिला में स्थित है। ठीक है, पटना से नेतृत्व पूछे तो भी आप वीर कुंवर सिंह का ही नाम लीजिए। ठीक है, अब देख लेते हैं। शाहाबाद जिले में अंग्रेजों का इन्होंने तख्ता पलट किया था 80 वर्ष की उम्र में। ठीक है, इसीलिए बिहार का शेर कहा जाता है। मृत्यु इनकी हुई थी 26 अप्रैल 1858 ईस्वी को, और उसके बाद अमर सिंह का नेतृत्व हुआ था, जो कि इन्हीं के भाई थे। ठीक है, 15 जुलाई 1857 से 20 जनवरी 1858 तक विद्रोह का केंद्र कौन था? तो बिहार का जगदीशपुर था। ठीक है, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, पूछा जा चुका है बीपीएससी में। विलियम टेलर जो था वह पटना डिवीजन का हेड था या फिर कमिश्नर था। ठीक है, और उससे लड़ाई हुई थी किनकी? वीर कुंवर सिंह जी की। और इसके अलावा विंसेंट आयर से भी वीर कुंवर सिंह जी का युद्ध हुआ था। ठीक है, तो याद रखिएगा, हर एक नाम, हर एक पॉइंट यहां पर इंपॉर्टेंट है। अब देख लेते हैं अंग्रेजों तथा जोधपुर की संयुक्त सेना को पराजित किसने किया था? यह जो है आपका राजस्थान सिविल सर्विसेज का RAS का पूछा हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, क्योंकि यह राजस्थान की घटना है, तो राजस्थान के जो लोग हैं वो याद रखिएगा। अंग्रेजों तथा जोधपुर की संयुक्त सेना को किसने पराजित किया था? तो आउवा के ठाकुर कुशल सिंह ने किया था। आउवा नाम की जगह है। ठीक है, जो कि विद्रोह का प्रमुख केंद्र था। अब देख लेते हैं राजस्थान में विद्रोह के प्रमुख केंद्र कौन कौन थे? तो अजमेर, नीमच, आउवा। ठीक है, यह चारों ऑप्शन में दिया हुआ था, जयपुर केंद्र नहीं था। ठीक है, यही पूछा गया था कि निम्नलिखित में से कौन सा राजस्थान में, यहां पर 9 लिखना छूट गया, राजस्थान में विद्रोह का प्रमुख केंद्र नहीं था। ठीक है, तो जयपुर जो था वह विद्रोह का केंद्र नहीं था। अजमेर, नीमच, आउवा, और इससे पहले हम लोग कोटा के बारे में भी पढ़ चुके हैं। तो ये चारों जो क्षेत्र थे वो विद्रोह के प्रमुख क्षेत्र थे राजस्थान में। आगे देख लेते हैं 1857 के विद्रोह में अंग्रेजों के सबसे कट्टर दुश्मन कौन थे? ठीक है, तो यह बीपीएससी में पूछा हुआ क्वेश्चन है। और यह जो है आपका मौलवी अहमदुल्लाह शाह को कहा जाता है। फैजाबाद से इनका नेतृत्व था, और मूलतः जो है मतलब नेटिव कहाँ के थे? स्थानीय निवासी जो थे वो तमिलनाडु के थे। अरकाट जगह है वहां तमिलनाडु के ये मूलतः निवासी थे, लेकिन वहां से आ गए थे फैजाबाद। ठीक है, और इनकी गिरफ्तारी के लिए 50,000 का इनाम अंग्रेजों ने रखा था, और इसीलिए इनको अंग्रेजों का सबसे कट्टर दुश्मन कहा जाता है। ठीक है, अब कट्टर दुश्मन होंगे तभी तो इनाम रखा था पकड़ने के लिए। आगे देख लेते हैं 1857 के विद्रोह को किस उर्दू कवि ने
अपनी आंखों से देखा था, तो नाम था मिर्जा गालिब। इनका जन्म और मृत्यु भी याद रखिएगा, प्रसिद्ध शायर हैं तो इनके बारे में पूछा जाता है अक्सर। 27 दिसंबर 1796 को आगरा में इनका जन्म हुआ था। खास करके जन्म तो निश्चित तौर पर याद रखिएगा। मृत्यु भी देख ले तो 15 फरवरी 1869 को इनकी मृत्यु हुई थी दिल्ली में, ठीक है। और 1869 को भारत के कह सकते हैं कि सबसे बड़े नेता का जन्म हुआ था, तो उनका नाम जरूर बताइएगा कि कौन थे, ठीक है, कमेंट में बताइएगा यदि आपको याद है तो। आगे देख लेते हैं। 1857 में अंग्रेजों की सर्वाधिक सहायता किसने की थी, तो वो था सिंधिया। यह क्वेश्चन पूछा गया है, मैंने अपने मन से नहीं लिखा है, घटना चक्र से यह क्वेश्चन मैंने उठाया है। 1857 में अंग्रेजों की सर्वाधिक सहायता किसने की, तो ग्वालियर के सिंधिया ने की, ठीक है। और इसका जो मंत्री था दिनकर राव, वही सबसे बड़ा गद्दार था। और इसके अलावा सलारगंज जो था, जो हैदराबाद के आपके निजाम का मंत्री था, वह भी सबसे बड़ा गद्दार था। तो इन गद्दारों के बारे में, दिनकर राव और सलारगंज के बारे में अंग्रेजों ने बड़ी प्रशंसा की है अपनी किताबों में, ठीक है। आगे देख लेते हैं। क्रांति में किन्होंने भाग नहीं लिया था, ठीक है। यह भी पूछा जा चुका है कि क्रांति में किन्होंने भाग नहीं लिया था, तो साहूकारों तथा जमींदारों ने भाग नहीं लिया था, याद रखिएगा। और यह इससे कंफ्यूज नहीं होइएगा, तटस्थ बने रहे थे। तटस्थ बने रहने का क्या मतलब, न विद्रोह में भाग लिए न अंग्रेजों का साथ दिए, मतलब न विद्रोह के खिलाफ हुए न विद्रोह में भाग लिए, ये तटस्थ बने रहे, ठीक है, न्यूट्रल बने रहे। तो ये कौन थे, शिक्षित वर्ग के लोग थे, ठीक है, शिक्षित वर्ग के लोग। पता नहीं शिक्षा किस काम की थी, किस लिए पढ़े थे, मुझे समझ में नहीं आता, ये शिक्षित वर्ग लोग क्यों नहीं भाग लिए थे। जमींदार और साहूकार तो मान लिया अंग्रेजों के पिट्ठू थे, उनको तो कमाना था, ठीक है, उन्होंने भी गलत किया, उनको भी साथ देना चाहिए था, आखिर थे तो भारतीय। अगर वो लोग भाग ले लिए होते, यहां तक कि मैं बताता हूं, उस समय जो आपका लॉर्ड कैनिंग था, उसने कहा था कि अगर सिंधिया, जो ग्वालियर का राजा था सिंधिया, अगर वो भी युद्ध में कूद पड़ा तो हमें अपना बोरिया बिस्तर समेट करके भागना पड़ेगा, ठीक है। यह कथन था आपका लॉर्ड कैनिंग का। लेकिन यहां तो गद्दारी करनी थी सिंधिया को। तो देख लेते हैं गद्दारों के बारे में भी कि किसने गद्दारी की थी, क्योंकि चेहरा याद रखना जरूरी है और जानना जरूरी है गद्दारों के बारे में, तभी हम अभी के गद्दारों को पहचान पाएंगे और सचेत रह पाएंगे। तो होलकर जो कि इंदौर के थे, कि इंदौर के होलकर, जिनके नाम पर जो है अहिल्याबाई होलकर जैसी महान महिला, महान मराठी महिला, और उस समय मराठा गौरव जो था, जो देश के नाम पर मर मिटने को तैयार होता था, वहां का जो क्या कहें गद्दार लोग जो था, बाद में जो पैदा हुआ गद्दार लोग, इंदौर का होलकर, इसके अलावा ग्वालियर का सिंधिया, ठीक है, इसके अलावा जोधपुर राजस्थान का राजा, उसके अलावा हैदराबाद का निजाम, ये तो बाद में भी गद्दार ही रहा। सरदार पटेल नहीं होते तो साला ये तो गद्दारी करता ही रहता। भोपाल का नवाब, ये भी गद्दार था। कश्मीर का महाराजा, ये भी गद्दार था। तथा सिख शासक कहाँ के, तो पटियाला, नाभा और जिंद के जो सिख शासक थे वो भी गद्दारी किए थे। और अन्य जमींदार और सरदार भी थे जो कि गद्दारी किए थे, ठीक है। और जनरल कैनिंग ने इन गद्दारों के बारे में कहा था कि ये तूफान के आगे बांध की तरह खड़े हो गए थे, ठीक है, तूफान के अगर आगे बांध की तरह ये लोग खड़े हो गए थे, वरना तूफान जो है हमें बहा करके ले जाती, ऐसा जनरल कैनिंग का कहना था। तो अंग्रेजों विद्रोह कोई असफल नहीं था, अंग्रेजों की मदद की थी कुछ गद्दारों ने, इस कारण से विद्रोह जो था वह असफल हो गया। आगे देख लेते हैं, विद्रोह से अप्रभावित क्षेत्र कौन कौन से रहे थे, तो चित्तौड़ और मुंगेर जो थे वो अप्रभावित क्षेत्र रहे। दोनों क्वेश्चन अलग अलग पूछा गया है कि विद्रोह से अप्रभावित क्षेत्र, तो एक में चित्तौड़ आंसर था और एक में मुंगेर आंसर था, ठीक है। तो बीपीएससी में पूछा गया है मुंगेर वाला क्वेश्चन, ठीक है, और ये जो है चित्तौड़ वाला क्वेश्चन एमपीपीएससी में पूछा गया है और आपका यूपीपीएससी में भी पूछा गया है, ठीक है। तो याद रखिएगा दोनों क्षेत्र, चित्तौड़ और मुंगेर कहीं भी आता है तो अप्रभावित क्षेत्र था। इसके अलावा विद्रोह का जो प्रमुख केंद्र था पूरे भारत भर में, वो था झांसी, जगदीशपुर और लखनऊ। झांसी, जगदीशपुर और लखनऊ, जहां पर सबसे बड़े केंद्र थे आपके विद्रोह के। और बिहार से यदि देखें, बीपीएससी वालों के लिए इंपॉर्टेंट है कि बिहार में प्रमुख केंद्र कौन कौन थे, तो आरा, दानापुर, गया,
पटना, मुजफ्फरपुर, शाहाबाद, ये जो क्षेत्र थे वो आपका शाहाबाद जिला, जो कि आपका सबसे प्रमुख केंद्र थे, और इसमें मुंगेर जो था वह शामिल नहीं था। तो आज के लिए बस इतना ही रहने देते हैं। अगले वीडियो में हम लोग देखेंगे जो कि आपका पीटी के लिए तो इंपॉर्टेंट होगा ही, साथ साथ मेंस के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है अगला चैप्टर, क्योंकि अगले चैप्टर में अगले पार्ट में मैं बताऊंगा विद्रोह के कारणों के बारे में, विद्रोह किस प्रकार से फैला, पूरे देश में तो नहीं फैला लेकिन जहां जहां भी फैला वहां कैसे फैला, किस तरीके से फैला, और उसके बाद जो है हम लोग जानेंगे कि किन्होंने भाग लिया, क्या किया, किसने गद्दारी की, सारा कहानी जानेंगे। और इसके अलावा जानेंगे कि विद्रोह का परिणाम क्या हुआ और इस विद्रोह का प्रभाव क्या पड़ा। 1858 का जैसा एक्ट हम लोग देखते हैं तो इसका प्रभाव क्या पड़ा और आज भी इसका क्या प्रभाव है, वह सब हम लोग चर्चा करेंगे अगले वीडियो में। और ये चैप्टर पूरा खत्म हो जाएगा जो कि सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर है और इससे बहुत सारा क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, तो सारा चैप्टर उम्मीद है आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आया होगा और आप लोगों ने देखा होगा कि मैंने कितनी मेहनत से ये बनाया है। तो यदि आपको अच्छा लगा हो वीडियो तो जरूर से जरूर लाइक कर दीजिएगा वीडियो को, ठीक है, और शेयर करना मत भूलिएगा अपने दोस्तों के साथ। अच्छा कंटेंट आप पढ़ रहे हैं तो दोस्तों के से भी शेयर कीजिए, वो लोग भी देखेंगे और आगे बढ़ेंगे जीवन में। ठीक है, और साथ में कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपको वीडियो कैसा लगा और ये कंटेंट आपको कैसे लगे। ठीक है, इसके अलावा यदि चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ठीक है, और बेल आइकॉन दबा दीजिएगा, एक घंटी होगी वो दबा दीजिएगा ताकि आपको जितने भी नोटिफिकेशन हैं अच्छे अच्छे वीडियोज के सब मिलते रहें। ठीक है, और मेरी तरफ से सभी को शुभकामनाएं। बहुत सारी परीक्षाएं आने वाली हैं तो जम के लग जाइए, और इसीलिए मैंने ये वीडियो बनाना भी शुरू कर दिया है अब चैप्टर कोर्स से रिलेटेड, ताकि आपको फायदा हो सके। ठीक है, तो अब इसी तरह के वीडियो आएंगे जिसमें आपको सारे चैप्टर से वीडियो होंगे, अच्छे अच्छे चैप्टर से वीडियो होंगे जहाँ से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं और आप निश्चित तौर पर बना पाएंगे। और इसी तरह का होगा, पहला जो होगा आपका पूरा तरह से पीटी पर फोकस्ड होगा और दूसरा जो होगा वो पीटी और मेंस दोनों के लिए होगा। ठीक है, तो इससे आपको मैक्सिमम क्वेश्चन जो है वो आसानी से बना पाएंगे, 80 to 90% क्वेश्चन। ठीक है, तो चलिए अब मुझे दीजिए इजाजत। जय हिंद, वंदे मातरम।